रात के 11 बज रहे थे। विक्रम की जीप एक सुनसान कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। वो भुवनेश्वर का एक पत्रकार था जो उन अफवाहों की सच्चाई जानने आया था जिनके मुताबिक उड़ीसा के इस छोटे से गांव से पिछले एक साल में 50 से ज्यादा मछुआरे गायब हो चुके थे। गांव में घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। ये गंध सिर्फ सड़ी हुई मछलियों की नहीं थी, बल्कि सीलन और पुराने मरे हुए जानवरों जैसी थी। पूरे गांव में सन्नाटा था, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी घर से आती रोशनी, सिर्फ दूर से आती समंदर की लहरों की आवाज जो कानों में किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। विक्रम ने एक पुराने गेस्ट हाउस का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े चौकीदार ने दरवाजा खोला। उसकी एक आंख पत्थर की तरह सफेद थी। यहां क्यों आए हो बाबू? चौकीदार की आवाज में रूखापन था। विक्रम ने कहा, मुझे मछुआरों के गायब होने की खबर कवर करनी है। चौकीदार ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर धीरे से बोला, लौट जाओ, यहां से खबरें बाहर नहीं जाती, सिर्फ लोग गायब होते हैं। अगली सुबह विक्रम गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि गांव के पुरुष डरे हुए थे और महिलाएं अपने पतियों को समंदर में जाने से रोक रही थीं। आज अमावस थी। उसने एक युवा मछुआरे जिसका नाम रघु था, उसको पकड़ा। रघु अपनी नाव को जाल से ढक रहा था। विक्रम ने पूछा, सुना है आज कोई समंदर में नहीं जाएगा? रघु ने डरते हुए इधर उधर देखा और बोला, साहब, अमावस की रात काला पानी जाग जाता है। जो भी शैतानी चट्टान के पार जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उनकी लाशें भी नहीं मिलती। कौन ले जाता है उन्हें? शार्क या समुद्री डाकू? रघु की आंखों में खौफ तैर गया। नहीं साहब, वो बुलाते हैं। पानी के नीचे से आवाजें आती हैं। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये गांव वालों का अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वो आज रात खुद उस शैतानी चट्टान तक जाएगा। उसने रघु को बहुत सारे पैसे ऑफर किए। गरीबी और लालच ने रघु के डर को दबा दिया। वो विक्रम को ले जाने के लिए तैयार हो गया। रात के 12 बजे घना कोहरा छाया हुआ था। रघु की छोटी मोटर बोट लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे तट से दूर जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक माहौल बदल गया। हवा रुक गई, लहरों की आवाज बंद हो गई। समंदर का पानी जो गहरा नीला होना चाहिए था, टॉर्च की रोशनी में गाढ़ा काला और तेल जैसा दिख रहा था। साहब, हमें लौटना चाहिए। रघु कांपने लगा। हम शैतानी चट्टान के करीब हैं। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला, बस थोड़ा और आगे। तभी पानी के नीचे से एक हल्की हरी रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी किसी मछली की नहीं थी। ये बहुत नीचे गहराई से आ रही थी और धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। आओ रघु, आओ। हवा में एक आवाज गूंजी। ये आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। ये आवाज रघु की मरी हुई मां की थी। रघु की आंखों की पुतलियां फैल गईं। मां, मां, तुम यहां हो? विक्रम चिल्लाया, रघु, पागल मत बनो, वो तुम्हारी मां नहीं है, और उसे झकझोरा। लेकिन रघु किसी सम्मोहन में था। उसने विक्रम को धक्का दिया और नाव के किनारे पर खड़ा हो गया। मां मुझे बुला रही है साहब। इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, रघु ने छलांग लगा दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रघु के गिरने के बाद वो ऊपर नहीं आया, ना ही उसने हाथ पैर मारे। वो बस एक पत्थर की तरह सीधे नीचे चला गया। और पानी के नीचे विक्रम ने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। सैकड़ों पीले सड़े गले हाथ पानी के नीचे से ऊपर आ रहे थे और उन्होंने रघु को जकड़ लिया था। वो उसे नीचे उस हरी रोशनी की ओर खींच रहे थे। विक्रम की सांसें अटक गईं। वो अकेला था, इंजन बंद हो चुका था। तभी नाव के नीचे से ठक 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 की आवाज आने लगी। कोई नाव की लकड़ी को नीचे से खुरच रहा था। अचानक नाव के किनारे पर एक हाथ आया। वो हाथ सामान्य नहीं था। उंगलियां लंबी थीं, नाखून जानवरों जैसे थे और त्वचा एकदम सफेद, जैसे पानी में गल चुकी हो। विक्रम पीछे हट गया। एक चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। ये रघु था, लेकिन ये वो रघु नहीं था जो 5 मिनट पहले कूदा था।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मुंह असाधारण रूप से बड़ा खुला हुआ था और उसके गले से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। नीचे बहुत सुकून है साहब, आप भी आ जाओ। रघु की आवाज अब इंसानी नहीं बल्कि गार्गल जैसी थी। विक्रम ने डर के मारे पास रखा एक लोहे का रॉड उठाया और रघु के सिर पर मारा। वो पानी में गिर गया। विक्रम पागलों की तरह इंजन की रस्सी खींचने लगा। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों तरफ पानी में हलचल होने लगी। दर्जनों सिर पानी से बाहर निकल रहे थे। ये वे सभी मछुआरे थे जो सालों से गायब थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे, लेकिन उनकी सफेद आंखें विक्रम को ही घूर रही थीं। वे सब नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नाव का वजन बढ़ने लगा। नाव एक तरफ झुकने लगी। विक्रम चिल्लाया, भगवान, नहीं नहीं। अंत में इंजन स्टार्ट हुआ। विक्रम ने फुल स्पीड में नाव को घुमाया। नाव के पंखे ने पानी में मौजूद कुछ चीजों को काटा, जिससे काला खून फब्बारे की तरह निकला। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पागलों की तरह नाव चलाता रहा जब तक कि उसे गांव की लाइट हाउस की रोशनी नहीं दिखी। जैसे ही वो तट पर पहुंचा, नाव रेत में धंस गई। विक्रम नाव से कूदकर रेत पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। गांव के कुछ लोग मशाल लेकर दौड़े आए। उन्होंने विक्रम को उठाया। एक बूढ़े ने पूछा, रघु कहाँ है? विक्रम कुछ बोल ना पाया। वो बस कांप रहा था और समंदर की तरफ इशारा कर रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे तेज बुखार था। वो पूरी रात बड़बड़ाता रहा, वो नीचे हैं, वो जिंदा हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह विक्रम को होश आया। वो अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो यहां से तुरंत निकल जाएगा। उसने अपना सामान पैक किया और जीप में बैठ गया। जैसे ही उसकी जीप गांव की सीमा पार कर रही थी, उसने अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। उसे पानी का स्वाद खारा लगा। उसने थूका। उसने देखा कि उसकी जीप के शीशे, रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने झटके से पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट गीली थी और वहां समुद्री घास का एक टुकड़ा पड़ा था। तभी कार के रेडियो पर गाना बंद हो गया और एक गीली, भारी आवाज आई, तुम बचकर नहीं गए विक्रम, तुम हमारा हिस्सा अपने साथ ले जा रहे हो। हम फिर मिलेंगे पानी के पास। विक्रम के गले में अचानक जलन होने लगी। उसने खांसा और उसके मुंह से खूनखार पानी के साथ एक छोटी सी जिंदा मछली बाहर गिरी, जो जीप के फर्श पर तड़पने लगी। विक्रम समझ गया, वो समंदर से वापस तो आ गया था, लेकिन समंदर उसके अंदर घर कर चुका था। उड़ीसा का वो गांव अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद विक्रम कभी किसी नदी, तालाब या समंदर के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि वो अपने घर में भी नहाने से डरता है, क्योंकि जब भी वो पानी को छूता है, उसे लगता है कि कोई ठंडा हाथ उसे नीचे और नीचे खींच रहा है। और काला तट पर आज भी अमावस की रात मछुआरे गायब होते हैं और लहरों के शोर में ध्यान से सुनने पर चीखे नहीं बल्कि किसी के बुलाने की मीठी आवाजें सुनाई देती हैं।